नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। जो लोग अच्छे नहीं हैं वो सबसे पहले अपने हेल्थ का ध्यान रखें, उसके बाद अपने करियर का ध्यान रखें और तीसरे नंबर पे अपने जीवन से जुड़ी हुई अन्य चीज़ों का ध्यान रखें, जैसा कि आप लोग हमेशा रखते हैं। तो चलिए आज के लेक्चर की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगली बार कोई भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आपकी तैयारी और बेहतरीन तरीके से सुनिश्चित हो सके। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यह बात करते हैं कि आज हम लोग इस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, यदि आप हमारे पुराने छात्र हैं तो आपको पता होगा कि हम लोग इतिहास के साथ साथ अपने पेपर 1 की तैयारी भी कर रहे थे। तो पेपर 1 में हम लोगों ने मुख्य तौर पे 3-4 टॉपिक के बारे में बात किया है। पहले नंबर पे हम लोगों ने कम्युनिकेशन के बारे में बात किया था। तो यदि आपने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए या फिर आप यूट्यूब में जाकर सर्च करेंगे कम्युनिकेशन बाय अमृतराज सर, तो आपको सबसे ऊपर में हमारा वीडियो मिल जाएगा। तो आप वहां से एक एक करके कम्युनिकेशन का वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद दूसरा टॉपिक हम लोगों ने चर्चा किया था टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में लगभग हम लोग 12 लेक्चर किए थे, 2-4 लेक्चर उसमें और आएंगे, उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीटली समाप्त हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हम लोग स्टार्ट किए थे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। रिसर्च एप्टीट्यूड की शुरुआत करने से पहले हम लोग डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में भी पढ़ाई किए थे। तो यदि आपका मैथ कमजोर है, यदि आपसे डीआई नहीं बन पाता है, तब आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप डीआई के भी उन 5 या 6 वीडियो को आप बारी बारी से एक एक करके देख लीजिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगी। उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए थे रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड पे लगभग हम लोग 12 या 13 लेक्चर कर चुके थे। अब हम लोग का आज का जो लेक्चर है वो मेरे ख्याल से 14वां या 15वां लेक्चर होना चाहिए। तो आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के बारे में हम लोग बात करेंगे। किस किस टॉपिक पे बात करेंगे उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं। देखिए, यदि आप रिसर्च एप्टीट्यूड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएंगे तो आप देखेंगे कि एक सवाल आपसे हमेशा इस टॉपिक से पूछा जाता है, जिसमें वो लोग 5-6 यूनिट से 5-6 टर्म से वो लोग सवाल पूछते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे सेमिनार क्या होता है, वेबिनार क्या होता है, वेब कॉन्फ्रेंस क्या होता है, कॉन्फ्रेंस क्या होता है, सिंपोजियम क्या होता है, कोलोकियम क्या होता है, पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है। इस तरीके से तमाम सारे टर्म जो है रिसर्च एप्टीट्यूड में आपको परेशान करते हैं और वो लोग एक सवाल इससे तय है, यानी कि 2 से 4 नंबर आपका यहाँ पे फिक्स है। 1 से 2 सवाल वो लोग पूछते ही पूछते हैं। इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप आराम आराम से इसको समझिएगा और जब आपको समझ में आ जाए तब आप फिर नोट डाउन कर लीजिएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ईमानदारी के साथ देखेंगे तो मुझे आपको पूरा समझ में भी आएगा। तो चलिए फिर हेडिंग दे दीजिए रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड। आप लेक्चर की संख्या देख लीजिएगा, कौन सा लेक्चर है, मेरे ख्याल से हमको याद नहीं है। तो चलिए फिर हम लोग एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास आज 8 टर्म है, 8 से आगे भी देखेंगे, एक आध और आएगा तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले टर्म के बारे में बात करते हैं। हमारा पहला टर्म है पेपर प्रेजेंटेशन। पेपर प्रेजेंटेशन क्या होता है, आप नाम से स्पष्ट है। पेपर का मतलब क्या है, जो आपका रिसर्च पेपर है। ठीक, पेपर का मतलब रिसर्च पेपर, या फिर आप किसी भी टॉपिक पे विशेष तौर पे आप लिखते हैं तब उसको आप एक पेपर के तौर पे, एकेडमिक पेपर के तौर पे आप उसको देखते हैं और उसका प्रेजेंटेशन करना। तो यदि आप मास्टर के छात्र हैं या फिर आप मास्टर कर चुके हैं तो आपके मास्टर में आप देखेंगे कि 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में या फिर आप 1st सेमेस्टर से कई सारे यूनिवर्सिटी में और पेपर प्रेजेंट करने के लिए सिखाया जाता है। जैसे आप कौन से पेपर पे पेपर प्रेजेंट करेंगे, कौन से टॉपिक पे करेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पे आप इतिहास के छात्र हैं तो मान लीजिए कि आप मौर्यन डायनेस्टी पे रिसर्च कर रहे हैं। आई मीन मौर्यन डायनेस्टी पे रिसर्च नहीं, मतलब मौर्यन डायनेस्टी पे आपका इंटरेस्ट बहुत है। तो एमए के 3rd सेमेस्टर में या फिर 1st सेमेस्टर में आपने क्या किया कि मौर्यन डायनेस्टी पे एक पेपर तैयार किया, एक अपना रिसर्च आर्टिकल तैयार किया और आप उसको प्रेजेंट किए क्लास में। यह जो प्रक्रिया है इसको पेपर प्रेजेंटेशन की प्रक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई बात। तो पेपर प्रेजेंटेशन कहाँ पे करेंगे हम लोग, कॉलेज में कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं। वहां पे कौन कौन लोग होंगे, हमारे जो गाइड होंगे, गाइड करने का मतलब जो आपके क्लास टीचर हैं, क्लास फेलो होंगे, उसके अलावा आपके एचओडी होंगे, कोई और भी प्रोफेसर हो सकते हैं। लेकिन
अमूमन तौर पे या फिर अक्सर जब आप पेपर प्रेजेंट करते हैं तब आपके कॉलेज के ही शिक्षक होते हैं, आपके डिपार्टमेंट के ही शिक्षक होते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन आपको समझ में आ गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे नंबर पे। दूसरा है आर्टिकल। आर्टिकल को कई लोग रिसर्च आर्टिकल भी कहते हैं। जैसे कुछ दिन पहले फॉर्म आया था असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो आप देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जब आप फॉर्म भरिएगा तो वहां पे एक रिसर्च आर्टिकल का 2 नंबर दिया जाता है एक्स्ट्रा, और आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स दिया जाता है। यानी कि 5 आर्टिकल्स मिनिमम होना चाहिए आपके पास। मिनिमम का ऐसे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन यदि आपके पास 5 आर्टिकल है जो यूजीसी से एसोसिएटेड या फिर अफिलिएटेड जर्नल में प्रकाशित हुआ है, तब आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो वह जो आर्टिकल होता है उसको रिसर्च आर्टिकल भी कहते हैं। तो पेपर प्रेजेंटेशन में और रिसर्च आर्टिकल में क्या अंतर होता है? रिसर्च जो आर्टिकल होता है उसको हम लोग किसी अफिलिएटेड जर्नल में पब्लिश करवाते हैं, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन को हम लोग पब्लिश नहीं करवाते हैं, वह हमारे विश्वविद्यालय में ही रह जाता है। तो यहाँ पे आर्टिकल को रिसर्च आर्टिकल भी आप ऑब्लिक देकर लिख लीजिएगा। यह जो होता है न्यू नॉलेज को गेन करने के लिए होता है। इसमें आप रिसर्च करते हैं, आप फैक्ट्स फाइंड आउट करते हैं, बहुत तरह के आप सोर्सेज जुटाते हैं, जैसे प्राइमरी सोर्स हो गया, सेकेंडरी सोर्स हो गया, टर्सरी सोर्स हो गया। इसी तरीके से तमाम तरह के जो सोर्स होते हैं आप कलेक्ट करते हैं उसको, और उसको बेस बना करके कि आप आर्टिकल लिखते हैं और उसमें आप कंक्लूजन तैयार करते हैं। इसको बोलते हैं रिसर्च आर्टिकल। इसको कहाँ पब्लिश कराएंगे? यूजीसी से एफिलिएटेड में, या कई सारे मैगजीन हैं जो यूजीसी से एफिलिएटेड नहीं है। अब मान लो कि जो छात्र साइंस के हैं तो वह CSIR नेट देते हैं, तो उनका जो मैगजीन है, उनके मैगजीन की संख्या, मैगजीन का नाम, जो सोशल साइंस सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट हैं उनका मैगजीन का नाम सबका अलग अलग है। तो आप उससे एफिलिएटेड जर्नल में प्रकाशित करवाते हैं। और आप नहीं भी करवा सकते हैं, आप दूसरे में भी लिख सकते हैं, जैसे आप अखबार में लिख सकते हैं रिसर्च आर्टिकल को। तो समझ में आ गई बात। तो रिसर्च आर्टिकल का पर्पस क्या होता है? इसका पर्पस होता है न्यू नॉलेज को गेन करना और न्यू नॉलेज को दूसरों के सामने प्रमोट करना भी। और यह जो जितना भी टर्म है, एक बात को ध्यान रखिएगा, ये सारा का सारा जो टर्म है एकेडमिक्स फील्ड से रिलेटेड है। एकेडमिक्स फील्ड कहने का मतलब जिस फील्ड में हम लोग हैं या फिर जिस फील्ड में हम लोग आगे चल करके करियर बनाना चाहते हैं, उस फील्ड को हम लोग एकेडमिक फील्ड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर पे। मेरा ख्याल है कि रिसर्च आर्टिकल भी आपको समझ में आ गया होगा। तीसरे नंबर पे बात करते हैं। देखो रिसर्च आर्टिकल में एक बात का और ध्यान रखिएगा कि पेपर प्रेजेंटेशन में बिब्लियोग्राफी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है। अब पहले यह समझ लेते हैं कि बिब्लियोग्राफी होता क्या है। हिंदी में इसको बोलते हैं संदर्भ ग्रंथ या फिर पुस्तक सूची, जिसमें आप अंत में लिखते हैं कि इस आर्टिकल को लिखने के लिए या तैयार करने के लिए हमने निम्नलिखित किताबों का अध्ययन किया। चाहे कोई भी प्राइमरी टेक्स्ट हो सकता है, सेकेंडरी टेक्स्ट हो सकता है, या फिर आप आर्कियोलॉजिकल जो सोर्सेज हैं आप उसको भी ले सकते हैं, कॉन्टेम्प्ररी सोर्सेज हैं आप उसको भी लिख सकते हैं, या फिर पर्सनल जो इंटरव्यूज होता है, या फिर आप फील्ड वर्क के थ्रू जो आप नॉलेज गेन करते हैं, आप किसी के इंटरव्यू को छाप सकते हैं, तो वह भी एक सोर्स के तौर पे काम करता है। तो रिसर्च आर्टिकल में आपको लास्ट में लिखना पड़ता है, दिखाना पड़ता है कि आपने सोर्स कहाँ कहाँ से लिया है। स्पष्ट है। तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरा है सिंपोजियम। सिंपोजियम को हिंदी में क्या कहते हैं? आप लिखिएगा संगोष्ठी कहते हैं। ठीक है, सिंपोजियम को क्या कहते हैं? संगोष्ठी। हिंदी वाले लिख लीजिएगा। यह जो है यह एक फॉर्मल गैदरिंग है। यह एक क्या है? फॉर्मल गैदरिंग है। फॉर्मल गैदरिंग और इनफॉर्मल गैदरिंग क्या होता है? इनफॉर्मल गैदरिंग वह है जिसमें आप कई सारे फ्रेंड्स से आप जब मिलते हैं, जैसे आपके घर पे कोई आपका बचपन का मित्र आया, या फिर आपने कॉलेज फ्रेंड्स को बुलाया, 3-4 फ्रेंड्स को, आप लोग खूब जम करके मस्ती किए। अब कैसे मस्ती किए आप लोग समझ रहे होंगे। तो जो मस्ती करते हैं, जो उस समय टॉक करते हैं हम लोग एक दूसरे के पर्सनल लाइफ के बारे में, ये वो फलाना ढिमकाना, जितनी भी सारी बातें हैं वो सभी के सभी इनफॉर्मल गैदरिंग है। लेकिन फॉर्मल गैदरिंग क्या होगा? फॉर्मल गैदरिंग तब होता है जब आप कॉलेज में कोई भी मीट का आयोजन करते हैं और वहां पे आपके जब सारे फ्रेंड आते हैं तो आप बहुत फॉर्मली एक दूसरे से बात करते हैं। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन में एक नियम होता है, एक कानून होता है, एक लिमिटेशन होता है। तो यह जो होगा सिंपोजियम, वहां पे फॉर्मल कम्युनिकेशन होगा, यह औपचारिक सभा होता है। इसमें एक्सपर्ट लोगों को हम लोग बुलाते हैं जो एक्सपर्ट हैं किसी भी टॉपिक के। जैसे मौर्यन डायनेस्टी को लिए तो मौर्यन डायनेस्टी पे भारत में अभी तक सबसे एक्सपर्ट माना जाता है रोमिला थापर को, जो हिस्टोरियन है, पंजाब से है। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद उन्होंने लंदन यूनिवर्सिटी से जो पढ़ाई किया है। तो अब देखो आप उनको इन्वाइट किए, जैसे यहाँ पे किसी को एक्सपर्ट को हम लोग इन्वाइट करते हैं और इन्वाइट करने के बाद उनसे उस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। वो आपको उन सारे चीजों के बारे में बताते हैं।
फिर आप क्या करते हैं कि आप हो सकता है कि उनके बयान को या फिर उन्होंने जो भी बोला, आपको पढ़ाया समझाया, जो भी उस फॉर्मल गैदरिंग में आपको पढ़ाने की कोशिश की गई, समझाने की कोशिश की गई, आप उसको कलेक्ट करके आप किसी मैगजीन में छपवा सकते हैं। ऐसा लोग करते हैं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, मेरा ख्याल है कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा। अब जो है इसमें सिंपोजियम में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा कि इसमें टॉपिक पहले से फिक्स होता है। ऐसा नहीं कि आप मतलब जैसे आपके दोस्त घर पे आते हैं तो वहां पे टॉपिक फिक्स नहीं है, कुछ भी बात हो सकता है। अरे महेश तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसा है, अरे प्रियंका तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो थी वो अब कैसी है, ये वो फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। वैसे किसी का यदि नाम हो इसमें से तो माफ करना, नाम मैंने ऐसे रैंडमली सिलेक्ट किया है, मुझे नहीं पता था क्या नाम आने वाला था। ठीक, तो वहां पे टॉपिक जो होता है वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन सिंपोजियम में क्या होगा, सिंपोजियम में आपका जो टॉपिक होगा, आपका जो विषय होगा वो फिक्स होगा हमेशा, ध्यान रखिएगा इस बात को। चौथे नंबर पे बात करते हैं, इसको बोलते हैं कोलोकियम, अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं संवर्धन। जैसे ज्ञान संवर्धन होता है ना, ज्ञान में वृद्धि करना, संवर्धन का मतलब बेसिक अर्थ यही होता है। तो यह जो होता है एजुकेशनल मीटिंग होता है। अब यह बताओ एजुकेशनल मीटिंग हम लोग क्यों करेंगे? ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग अपने नॉलेज में वृद्धि के लिए, इंक्रीजमेंट के लिए, उसमें बढ़ोतरी के लिए हम लोग एक एजुकेशनल गैदरिंग करते हैं, एजुकेशनल मीटिंग करते हैं, जहां पे नए नए टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर सकें और नई नई चीजों को हम लोग सीख सकें। तो कोलोकियम जो है यह ज्यादा प्रोडक्टिव है सिंपोजियम की तुलना में। हालांकि सिंपोजियम भी बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होता है, लेकिन यदि इन दोनों में यदि कंपैरेटिव स्टडी करना हो तो हम लोग यह कह सकते हैं कि कोलोकियम जो है वो ज्यादा प्रोडक्टिव है सिंपोजियम की तुलना में। और कोलोकियम में भी हम लोग एक्सपर्ट को ही इन्वाइट करते हैं। ठीक, और यह जो होता है कंप्लीट रूप से एजुकेशनल मीटिंग होता है, इस बात को याद रखिएगा। इसमें एक्सपर्ट को इन्वाइट करेंगे और इसका खास बात क्या है कि सबसे पहले जैसे आप किसी भी एक्सपर्ट को इनवाइट किए तो सबसे पहले वो लोग क्या करेंगे, उस टॉपिक पे आपके सामने लेक्चर दे देंगे। लेक्चर देने के पश्चात अब आप क्या करेंगे, उनसे सवाल दागेंगे। और यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को कोलोकियम में ही फॉलो किया जाता है। अक्सर आप देखेंगे कि ऐसे किसी प्रोग्राम में आप जाते हैं, आपको पता नहीं होगा कि हम लोग कोलोकियम में आए हैं, लेकिन अगली बार से आप जाएंगे तो आप इस चीज को तय कर सकते हैं कि आप कोलोकियम वाले प्रोग्राम में आए हैं। जैसे कहीं पे गए, एक्सपर्ट लोग उस पर अपना ओपिनियन दिए, अपना बयान दिए, या फिर आपको पढ़ाए लिखाए समझाए, फिर आपने उस टॉपिक पे उससे रिलेटेड आपने उनसे सवाल किया। यह जो है कोलोकियम है। कोलोकियम जो होता है छोटे स्तर पे होता है, बड़े स्तर पे नहीं होता है। छोटे स्तर पे होता है इसीलिए ज्यादा प्रोडक्टिव होता है। समझ में आ गई बातें? आगे बात करते हैं सेमिनार। अब देखो ना, ये दोनों लगता है ना कि लगभग सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे सवाल वाला मामला नहीं आया था, यहाँ पे मैगजीन वाला मामला था, यहाँ पे मैगजीन वाला मामला नहीं है। अंतर है, इसीलिए देखो दो टर्म यदि दुनिया में चल करके आया है तो इसका एक मायने तो तय है कि इन दोनों के अलग अलग अर्थ होते होंगे, क्योंकि कोई भी चीज जो है, कोई भी दो शब्द एक दूसरे का 100% पर्याय कभी भी नहीं हो सकता है, याद रखिएगा हमेशा। ठीक है, हम लोग बात कर रहे हैं अगले नंबर पे, 5वें नंबर पे। पांचवा जो है वह है सेमिनार। सेमिनार में तो आप लोग कई बार गए भी होंगे और आप लोग जानते भी होंगे कि सेमिनार क्या है, फिर इसको समझाने की जरूरत नहीं है, फिर भी शॉर्ट में समझते हैं। सेमिनार जो होता है एक तरीके का स्मॉल क्लासरूम होता है, छोटा सा क्लासरूम टाइप से, मतलब उसमें कई सारे लोग आते हैं। कॉन्फ्रेंस जो होगा इससे बहुत बड़ा होगा। ठीक, सेमिनार जो होगा नॉर्मली जो क्लासरूम होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में तुलना करेंगे तो सेमिनार छोटा होगा, कॉन्फ्रेंस बड़ा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आप किसी सब्जेक्ट एक्सपर्ट को इनवाइट करते हैं। जैसे सेमिनार के लिए आप लोग एक टॉपिक रखते हैं। 23 मार्च को पटना में हम लोगों ने एक सेमिनार का आयोजन करवाया था, जिसपे भगत सिंह और राम मनोहर लोहिया जो टॉपिक रखा गया था उनके आइडियोलॉजीज के बारे में। तो वह जो है वहां पे एक टॉपिक रखा गया और उस सब्जेक्ट के एक्सपर्ट को बुलाया गया था। ठीक, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट आए थे और फिर यहाँ पे जो यह जो मीटिंग होगा वो एकेडमिक्स वाला मीटिंग होगा, यानी कि शैक्षणिक सभा होगा, एजुकेशनल मीटिंग होगा। वो नॉलेज प्रोडक्टिव होगा, वह न्यू नॉलेज को, न्यू थ्योरी को गेन करेगा, न्यू थ्योरी को प्रमोट करेगा, आपको समझाया जाएगा। तो सेमिनार का भी टॉपिक फिक्स है, इसको भी आप मैगजीन में छाप सकते हैं, इसको भी मैगजीन में छाप सकते हैं। इसमें एक दो पॉइंट और लिखिएगा। सेमिनार में यदि देखना हो तो हम लोग और लिख सकते हैं कि यह जो है सेमिनार वह कुछ घंटा भी चल सकता है और कुछ दिन तक भी चल सकता है।
ठीक, सेमिनार एक दिन में नहीं, जैसे 4 दिवसीय सेमिनार, 5 दिवसीय सेमिनार, सेमिनार का जो टाइम है वो बड़ा भी हो सकता है, 1 घंटा भी, 2 घंटा भी, 2 दिन भी, 4 दिन भी। ठीक, लेकिन इसका मतलब नहीं कि 4 महीने तक सेमिनार चल रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी हो सकता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो सेमिनार, कोलोकियम और सिंपोजियम ये तीनों सिमिलर लगते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको अंतर समझ में आ गया होगा। यहां तक क्लियर है? यहां पर क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, यहां पे क्वेश्चन नहीं होता है, वो कोलोकियम में होता है। आगे बात करते हैं कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस जो है सेमिनार का ही एक लार्ज फॉर्म है, बड़ा फॉर्म है। सेमिनार जो होगा अक्सर जो होता है एजुकेशनल होता है, लेकिन कॉन्फ्रेंस कॉमर्शियल भी हो सकता है, शैक्षणिक भी हो सकता है, या फिर किसी और प्रकार का भी यह मीटिंग हो सकता है। जैसे किसी भी टॉपिक पे हम लोग कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होता है, तो पॉलिटिकल इश्यूज पे यहाँ पे डिबेट होता है। ठीक है, तो कॉन्फ्रेंस जो होगा सेमिनार की तुलना में लार्ज लेवल पे होगा, बड़े स्तर पे होगा, व्यवसायिक भी, शैक्षणिक भी हो सकता है। इसमें से 1-2 पॉइंट और लिखिएगा। इसमें लिखिए कि इसमें जितने भी लोग होते हैं वो सभी के सभी लोग अपने विचार को आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, और कॉन्फ्रेंस में जब आप हिस्सा लेते हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का मीटिंग होता है, या फिर कहीं पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, पेपर प्रेजेंटेशन की बारी आ रही है, तो आप उस कॉन्फ्रेंस में जब आप हिस्सा लेते हैं, तब आप उस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने के बाद आप वहां पर पेपर प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो वहां पे क्या करेंगे, आप एक कॉरेस्पॉन्डेंट के तौर पे, आप एक प्रतिभागी के तौर पे आप वहां पे जाते हैं, और उसके बाद आप पेपर प्रेजेंट करते हैं। तो वह जो होता है उसको बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। समझ में आ रही बात? कॉन्फ्रेंस। ठीक है, अब देखो कॉन्फ्रेंस और सेमिनार समझ में आ गया है, तब आपको 2 टर्म और समझ में आ जाना चाहिए। एक को बोलते हैं वेबिनार और एक को बोलते हैं वेब कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस समझ में आ गया, सेम चीज यहाँ पे, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। सेमिनार समझ में आ गया, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे। वेब कहने का संबंध सिर्फ है इंटरनेट से, यानी इंटरनेट के माध्यम से किसी सेमिनार का आयोजन करवाया जाए तो उसे वेबिनार कहेंगे। इंटरनेट के माध्यम से, या फिर आप किसी भी इंटरनेट पर, इंटरनेट के माध्यम से या फिर इंटरनेट पर, या फिर डिजिटली आप किसी सेमिनार का आयोजन कर रहे हैं, तो उसको आप वेबिनार कहेंगे। बिना इंटरनेट के हेल्प से होगा उसको क्या बोलेंगे? सेमिनार। इंटरनेट के जो हेल्प से होगा उसको बोलेंगे वेबिनार। वेबिनार और सेमिनार में और क्या क्या डिफरेंस हो सकता है? वेबिनार का फायदा यह है कि कहीं से भी, जैसे ऑक्सफोर्ड में हो रहा है प्रोग्राम, तो आप जहानाबाद के गांव में बैठ करके, या फिर आप वेस्ट बंगाल के गांव में बैठ करके आप उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बन सकते हैं। वेब कॉन्फ्रेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि आपको वहां पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं होना पड़ता है, तो इसमें फायदा भी है। लॉस क्या है कि जैसे आप किसी से सामने से फेस टू फेस टॉक करते हैं, फेस टू फेस जो कम्युनिकेशन होता है वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि वहां पे बॉडी लैंग्वेज से लेकर के जेस्चरिंग वगैरह सब कुछ को देखा जाता है, और आप नए नए चीजों को सीखते हैं। जैसे नए नए लोगों से मिलते हैं तो नया नया चीज, नया नया एक्सपीरियंस हम लोग गेन करते हैं। लेकिन वेब के माध्यम से थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि मान लीजिए कि आप व्हाट्सएप पे किसी अपने फ्रेंड से चैट कर रहे हैं, अब वो आपको लिख दे कि आई एम वेरी सैड टुडे। अब आप सोच रहे कि अरे यार ये क्यों उदास है, जबकि वो उदास नहीं है, वो खा रहा है, वहां ठूस रहा है, पूरा 2-4 थाली रखे हुए सामने में ठूस रहा है, आपको मैसेज छोड़ दिया आई एम वेरी सैड टुडे, यू नो ये हो गया हमारे साथ, आप टेंशन में आ गए। तो वहां पे जो रियलिटी चीजें हैं वो आपको पता ही नहीं चल पाता है, आप तो कुछ और सोच लिए, वो तो बंदा या फिर बंदी कहीं और एंजॉय कर रहा है। समझ रहे बात को? तो इस बात को समझिएगा। वेबिनार के साथ प्रॉब्लम यह भी है, मतलब होता है इंटरनेट की दुनिया में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन थोड़ा सा फायदा भी है, क्योंकि यदि आप फोन कॉल पे आ गए फिर, या फिर वीडियो कॉल पे आ गए, तब तो फिर आप नौटंकी नहीं कर सकते हैं, वो तो सिर्फ चैट नहीं हो सकता है। इसीलिए चैट पे भरोसा कम कीजिए, वीडियो कॉल कर लीजिए या फिर ऑडियो कॉल कर लीजिए, ताकि पता चल जाएगा सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। तो वेब कॉन्फ्रेंस और वेबिनार आपको समझ में आ गया। वेबिनार की और खासियत क्या है? सेम चीजें यहाँ पे भी टॉपिक रखा जाता है और एक्सपर्ट लोग बोलते हैं। वेब कॉन्फ्रेंस भी वही है, बस स्तर जो है इसका लार्ज लेवल है, इसमें कई सारे लोग होंगे, एजुकेशनल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है, किसी और प्रकार का भी कॉन्फ्रेंस हो सकता है। अभी के दौर में वेबिनार देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इसका आयोजन करवाया जा रहा है विश्वविद्यालय के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, और यदि आपने अब तक किसी वेबिनार में हिस्सा नहीं लिया है तो यह मेरा पर्सनल सजेशन है कि आप वेबिनार में हिस्सा लीजिए, और वेबिनार में जब आप हिस्सा लेंगे तो आपको एक वजाता सर्टिफिकेट दिया जाता है। आप किसी भी सेमिनार में भी जाएंगे तो आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि आप इसमें पार्टिसिपेट किए हैं,
और उसका आपको एकेडमिक्स के लाइफ में आगे आप कहीं पे जाएंगे, आपका सीवी स्ट्रांग हो, आप अपने बारे में बोलेंगे, तब आपको सामने वाला व्यक्ति के ऊपर आपका जो मैसेज है वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो वेबिनार वगैरह में हिस्सा मौका मिले लेने का, मौका मिले हिस्सा लेने का, तो आप लेते रहिएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गई बात। लास्ट बट नॉट लीस्ट, वर्कशॉप। वर्कशॉप क्या होता है? वर्कशॉप जो होता है अमूमन तौर पे 6 से 7 दिन का होता है, मतलब एक सप्ताह बहुत ज्यादा तो, या फिर 10 दिन हो सकता है, इतने दिनों का। तो वर्कशॉप का टाइम जो है लिमिट है। दूसरी बात, वर्कशॉप जो है ज्यादा प्रोडक्टिव इसलिए होता है क्योंकि यह जो है स्मॉल गैदरिंग है, यहाँ पे कम लोग हैं और यहाँ पे आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। आप उससे नहीं कर सकते हैं, मतलब डिजिटलाइज करके वर्कशॉप नहीं कर सकते हैं, आपको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता है। तो आप यहाँ पे ज्यादा सीखते हैं। किसी एक टॉपिक को तय किया जाता है और उस टॉपिक पे ही आपको तमाम सारी चीजें सिखाई जाती है। वर्कशॉप जो होता है छोटा होता है, कहा जाता है कि सेमिनार का छोटा रूप है। वर्कशॉप में 1-2 पॉइंट और लिखना चाहेंगे तो आप लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा? हो गया, इसमें ज्यादा क्या लिखना है। तो इसमें आपको सीखने का ज्यादा मौका मिलता है और कोई बात नहीं है, कम समय का है, कम समय में चीजें ज्यादा प्रोडक्टिव यहाँ पे हो जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये सारे बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे, और नहीं समझ में आए हैं तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए। 110% आपको समझ में आ जाएगा। और मैं हमेशा कहता हूं कि आप पढ़ाई ऐसा करो ना कि आप दूसरे को पढ़ा सको, नहीं तो क्या पढ़ने का क्या मतलब है? अल्टीमेटली तो हम लोग एक दिन मर ही जाएंगे। तो नॉलेज को आप लोग जितना दूसरे के साथ शेयर करेंगे उतना ही बढ़ेगा। तो आप मरने से पहले आपने जो कुछ भी सीखा है अपने दोस्त को, अपने और भी कोई जो आपके सगे संबंधी हैं जो आपसे क्लोजली जुड़े हुए हैं, आप उनको पढ़ा दे, समझा दे, ताकि वो अगले जनरेशन को पढ़ा दे, समझा दे। आप जो गेन किए उसका फायदा तो होना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति को। तो नॉलेज हमेशा शेयर करना चाहिए ताकि उससे आपका नॉलेज में वृद्धि हो सके। सो बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप प्लीज अपने तमाम सारे दोस्तों को जोड़िएगा जरूर, ताकि उनको भी हमारी मदद मिल सके। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर।